मान लेता हूँ ये मैन्युफैक्चरिंग हुआ, तो क्या ये डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचा? नहीं ना। ये वस्तु बना, इसके बाद ये सीएनएफ को छोड़ा, इसके बाद ये स्टॉकिस्ट को, इसके बाद होलसेलर को, इसके बाद रिटेलर को, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर को, तब हम लोग हैं जिसको नाम रखे हैं कस्टमर। कस्टमर एक्चुअल में सबका कष्ट यही हरता है, यही मरता है। मैन्युफैक्चरिंग में अगर एक कॉपी बना और इसका बनावटी चार्ज पड़ा 2 रुपये, सपोज डेट, क्योंकि वहाँ पे माल तो लॉट में बनता है, वहाँ बहुत ज़्यादा कीमत नहीं लगता है। लेकिन ये जब इस माल को डिस्पैच करेगा ना सीएनएफ को, इसका चार्ज इससे 10 रुपये लेगा। और ये जब ये मैन्युफैक्चरिंग में ही जब पैकिंग होगा ना, तो इसका एक मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है, जो मार्केट में देखता है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए इस वस्तु का एमआरपी कितनी प्रिंट करनी पड़ेगी। अगर मैं एडवर्टाइजमेंट कराता हूँ तो इस वस्तु की एडवर्टाइजमेंट जोड़ के एमआरपी कितनी प्रिंट करनी पड़ेगी, और ये यहीं पर इस वस्तु का प्रिंट मारता है 99 रुपये 99 पैसे। ये 100 रुपये पूरा नहीं लिखता है, क्योंकि ये 99 रुपये 99 लिखा ना, तो लेगा तो 100 ही, लेकिन टैक्सेशन के अंदर इसको बहुत छूट मिलेगा। इसीलिए जब भी आप किसी ब्रांड के अंदर आप जाएंगे तो आपको 99 ही दिखाई देगा। जैसे आप वी मार्ट के अंदर चले जाइए, V2 के अंदर चले जाइए, बिग बाजार के अंदर चले जाइए, या किसी अच्छे शोरूम में चले जाइए, आपको वो 99 ही बताएगा। अगर 9,999 बताया तो 10,000 के बाद 1 टका का अंतर रहा ना, वो 10,000 ऊपर वो अलग स्लैब में टैक्स में चला जाता है, 10,000 से नीचे रहा वो अलग स्लैब में टैक्स में। बैंक में आप डीडी भी बनाइए 9,999 तक बनाइए तो 60 रुपये, और 10,000 का बनाइए तो 120 रुपये, ये टैक्सेशन का है। तो 2 रुपए की वस्तु कस्टमर को कितने में मिला? 100 रुपए में। क्यों? क्योंकि ये सीएनएफ भी चला रहा है, स्टॉकिस्ट भी खा रहा है, होलसेल भी खा रहा है, रिटेल भी खा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर भी खा रहा है, और कस्टमर को तो कुछ नहीं, पैसे दे रहा है, सामान दे रहा है, कस्टमर रहा है। नया कॉन्सेप्ट 2000 ईस्वी में एक भारत में आया डायरेक्ट सेलिंग, कि नहीं हम इस बीच में मिडल मैन को नहीं रखेंगे, हम जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे ये डायरेक्ट कस्टमर तक हायर करेंगे। ठीक है, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, चाहे वो शिक्षा हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, एग्रीकल्चर से हो, कुछ भी वस्तु हो, हम डायरेक्ट इसके। तो अब क्या हुआ, ये एक तरफ से नहीं हुआ जो मैं बता रहा था, ऐसे रह रहे हैं और थोड़ा सा ऐसे कर रहे हैं, अनकंफर्टेबल हुआ लोगों को। ये जचने वाला बात, ये भी कोई काम है? आप क्योंकि पीढ़ी से चलती आ रही है, ऐसे ही चल रहा है, और ये एक नया बदलाव आ गया। इसमें से भी 70% पैसा एड में खर्चा होता है। आप टीवी पे जो भी देखते हैं, एगो हीरो है और हीरोइन है, काजल और अजय देवगन शायद, एक बच्चा रहता है छोटा सा, ओ माँ पेट दर्द, तो हीरो बोलता अच्छा फिर पेट दर्द, नहीं फिर इसको कुछ ना कुछ ये खाया है, प्रॉब्लम हुआ है। तो उसकी बीवी तुरंत कोट पहन के बन जाती है, डॉक्टर मेरे से सुनो, अब 1,000 रुपये का खर्चा बता सकता है, सिर्फ 10 रुपये का लाइव बॉय, हाथ धोने वाला साबुन। अच्छा वो लाइव बॉय वो प्रचार कर रही है, लाइव बॉय पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये कॉर्गलिक सॉप है ग्रेड 2 का, जिसका TFM टोटल फैटी मैटर 70% से माइनस है, और उससे माइनस जो भी सॉप होता है वो इंसान को नहाने के लिए नहीं होता है, वो जानवर को नहलाने के लिए होता है। लेकिन हम भारत के नागरिक 7 करोड़ लोग रोज रोज टीवी पे लाइव, अरे काजल बोल रही है, उसको देख देख कर हम क्या करते हैं, नहाते हैं। 7 करोड़ लोग, कितना बढ़िया प्रचार करता है, लाइव हुआ है, जहां तंदुरुस्ती है वहां काहे दूध दही खाते हैं, लाइए हुआ है खाइए ना, लगाइए। और ये डायरेक्ट फॉरेन कंपनी को ये मालूम है कि लोगों का कहाँ अटैक करो, हिट करो उसका दिमाग पे। जो चीज़ बार बार आपको दिखता है ना, आपको वही चीज़ समझ में आता है। इसीलिए टीवी पे अगर कोई पिक्चर देखने आप बैठ गए, वो 2 घंटे का पिक्चर 5 घंटे में खत्म होता है, क्योंकि हर 5 मिनट में वो ब्रेकिंग। जिसकी पति का पूरा बाल गंजा है, उसकी बीवी बाल उगने वाला तेल बेच रहा है,
सोचिए आज तक क्यों अपने पति का नहीं हुआ तुम्हारा? तो सच्चाई यही है कि उसको तो पैसा मिला, वो बोल दे रहा है। आप जो IT स्मार्ट कोर्स कर रहे हैं, जिस कोर्स का आपको 15,500 लगा है, यही कोर्स का नीट में 75,000 क्यों? क्योंकि साफ बात है, नीट में एक ब्रांड एम्बेसडर है जो टीवी में ऐड करता है, नीट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड, इन द इंडिया। अब वो बोलने के लिए 5 करोड़ खोखा दिया है, तो वो 5 करोड़ का भार किस पे पड़ना है? स्टूडेंट पे। तो एक प्रीमियम स्टूडेंट जिसके पिताजी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसे कमाते हैं, वो तो खटखट 75,000 देके पढ़ पाएंगे। लेकिन क्या हमारे देश के वो लड़के जो बन सकता है फ्यूचर, क्या वो लोग 75,000 देकर पढ़ पाएंगे? तो उनके लिए बताइए सर, ये कॉन्सेप्ट अच्छा है ना ये कॉन्सेप्ट अच्छा है? कौन सी कॉन्सेप्ट अच्छा है? सेम एजुकेशन। अगर यहाँ पर हमारे फैकल्टीज बताया, अगर सवाल पूछा हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर और वो बोलता है चार्ल्स बेबेज, तो ऐसा थोड़ी है कि नीट में दूसरा कंप्यूटर का पिताजी होगा कि वहां भी चार्ल्स बेबेज ही होगा, सेम होगा। सिर्फ क्या है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज है, रिसेप्शन थोड़ा ठीक ठाक बनाई होगी, एक लड़की बैठी होगी कन्विंस करने के लिए, इससे बड़ा कुछ नहीं होगा। और कंप्यूटर में वहाँ भी वर्ड पढ़ेगा तो यहाँ भी वर्ड पढ़ेगा, वहाँ भी एक्सेल, यहाँ भी एक्सेल, वहाँ भी पीपीटी, यहाँ भी पीपीटी, वहाँ भी नेट, यहाँ भी नेट, वहाँ भी HTML, यहाँ भी HTML, सब इक्वल है। वहाँ भी कोई टीचर पढ़ाएगा, यहाँ भी कोई फैकल्टी पढ़ा रहा है। लेकिन फ़र्क, वो जो 5 करोड़ दिया है वो भार आप पे लिया है। हमारे यहाँ पे यही चीज़ को क्या किया, डायरेक्ट। तो ये 4 सेक्टर में काम करती है संस्था। चाहे वो हेल्थ की बात करें, आप सोचिए ना, एक बेनाड्रिल सिरप जो होता है, आप किसी अच्छे डॉक्टर से पूछिए, या जो MR होता है ना, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जिसको बोलते हैं, उसको पूछिए कि इसकी बनावटी चार्ज कितना आता होगा। उसकी रियल बनावटी चार्ज 2.99 है, लेकिन उसका MRP आता है 99 कुछ पैसा। और पब्लिक से कितना लिया जाता है? कभी जरूरत पड़ते तो एक ठो टॉफी थमा देता है लोग। ये इतने कम पैसे का इतने ज़्यादा क्यों? क्योंकि डॉक्टर भी कोई दवा अगर प्रिस्क्रिप्शन कर रहा है ना आज के दिन में, वो भी उस पर कमीशन लेता है। मैं 100% पे नहीं जाता हूँ, बट लेते हैं। एक MR इंटरव्यू में टाइम लिया रहता है, इतना बजे मिलना है, और MR पे भी प्रेशर है, उसको फार्मासिस्ट प्रेशर बनाए रखा है, भैया तुमको इतने माल निकालनी है, नहीं तो कंपनी बंद हो जाएगी। अब मैं MR हूँ, ये डॉक्टर है, मैं इसको जाके, क्योंकि उसके पास भी 2 मिनट का ही समय, सर ये मेरी ब्रांड की ये लिखो। ये डॉक्टर, मैं आपका क्यों लिखूँ? मैं वो प्रोवेदा का लिखता हूँ ना, तो वो हमको 15% देता है, आप कितना परसेंट देंगे? 25 देंगे? हाँ ठीक है, जाइए मेडिकल में दे आइए। अब हम अगर 25% दे रहे हैं तो हम आपका लिखेंगे। कल कोई अगर 35 देने वाला आएगा तो हम इसको भी रिजेक्ट कर देंगे। आज ये हाल है सर हमारे यहाँ पर। कमीशन से ज्यादा हाँ, हमारे यहाँ पर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से कस्टमर, बीच का सारा खेल खत्म। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है ना देश के लिए, ना बुरा कॉन्सेप्ट है? ऊपर से देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग टैक्स में मार करता था। जब आप एक चीज को डायरेक्ट ये दे रहे हैं, तो यहाँ पर ना तो CGST बच सकता है, ना SGST बच सकता है, ना GST बच सकता है। ना तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स में आप चुरा पाएंगे, ना गुड्स सर्विस टैक्स में चुरा पाएंगे, ना तो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स में आप चुरा पाएंगे। क्योंकि माल जो निकला ना, सारा टैक्स सरकार यहीं पे वसूल लिया है पहले। तो ये देश के लिए भी मुनाफे की बात है कि नहीं है? नहीं तो वो जो ऑफलाइन में पहुंचता था, घर 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 जाके कि कोई बिल दिया, कोई बिल भी नहीं दिया। यहाँ तो आपका इंटरनेट से प्रिंटेड विथ CGST, SGST एंड GST प्रिंटेड आपको इनवॉइस नहीं दे रही है। तो एक आदमी का 1000 रुपये का तो GST भी जा रही है अगर 10% ले रहे हैं, 10,000 का। तो ये चीज देश के लिए, और धीरे धीरे ये चीज समझ में आया तो सन 2016 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीजों पे कानून बनाया। इससे पहले तो ये पेंडुलम की तरह बस चल रही थी बिना कानून का। तो हेल्थ को लेके जैसे हम बात कर रहे हैं, हमारे पास नोनी है। अब नोनी क्या है? नोनी क्या कोई एरू प्रोडक्ट है? अगर हम नहीं जानते हैं तो फिर वही लगेगा जैसे परसेप्शन दिखाया,
आप बोलेंगे नहीं ये 6 है, मैं बोलूँगा 9 है। नोनी इज द मोस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। नोनी के अंदर 160 से ज़्यादा न्यूट्रास्यूटिकल्स पाया जाता है और इसका शोध कोई आम आदमी नहीं, देश के मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया भूतपूर्व राष्ट्रपति लेट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया है। ये नोनी के अंदर है। हमारे अमला जूस, अच्छा अमला क्या मेरी बनाएगा? ये प्राकृतिक का चीज़ है। दुनिया का कोई भी विटामिन सी के लिए आप उठा लीजिए, अमले का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। एलोवेरा जूस जो एकदम नेचुरल है। आज ऐसे बहुत सारे, चाहे महिलाओं को लिकुरिया का प्रॉब्लम है, मासिक धर्म का प्रॉब्लम है, जेंट्स को हार्मोन का प्रॉब्लम है, किसी मर्दानी ताकत का प्रॉब्लम है, सारे कामों को काम करता है नोनी गोल्ड, नोनी प्रीमियम। अब ये चीज़ अगर आप मार्केट में लेने के लिए जाते हैं ना, और आपको बिलीव ना हो तो ऑनलाइन ही बाजार है अमेजॉन, जिसका प्राइस वो लिखता है 23,000 रुपये 1 लीटर का। कितना? डिस्काउंट करके बेचती है 8,000 में, लोगों को दिखाता है कि हम डिस्काउंट किए हैं। ठीक है, और आदमी को भी क्या लग रहा है, अरे साला 23,000 का 8,000 में, ऑर्डर मार कुछ तो। अब यही चीज हम डायरेक्ट के माध्यम से आपको कितना दे रहे हैं, मात्र 1800 टका में। उसके बाद भी क्या लग रहा है, इतने महंगे होंगे। समझिएगा बात, आपके घर में जो चीज उगता है ना वो महंगा नहीं होता है, कभी भी नहीं। जिस साल हमने आलू लगाया उस साल आलू का रेट एकदम गिर गया, जिस साल नहीं लगाया हाय, जिस साल प्याज लगाया गर्दा खत्म, जिस साल नहीं लगाया हाय। संजोग से इस साल बैगन लगाया तो बारिश बिहार में भी 7 दिन लगातार दिया था, सबका मर गया। हमने एग्रोलाइजर और एग्रोबीरा यूज किया, मेरा उठ के फिर से खड़ा हो गया तो 80 रुपये किलो बिका था, अभी भी 40 रुपये 35 रुपये। नहीं तो जो चीज़ लगाया वही चीज़ की कीमत गया। तो यहाँ नोनी तो आपके खेत में नहीं हो रहा है, ये तो ज़्यादातर समुद्री तट प्रशांत महासागर में पाए जाते, तो कीमती है ना। और इसकी क्वालिटी है, दाम ऐसे ही नहीं है। आप इतना बड़ा ढेकरी सोना लीजिए, इतना बड़ा ढेकरी चांदी लीजिए, तो दोनों अगर वजन में नापेंगे तो बराबर है, लेकिन दोनों का गुण तो अलग है ना। सोना सोना होता है, चांदी चांदी होता है। तो नोनी जो प्योर है वो नोनी नोनी होता है। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट के माध्यम से ये कम में मिलता है। अब जैसे इसी का और कम कर दिया, अब कोई जैसे आप मार्केट जाते हैं 1 किलो आलू लेते हैं, तो 1 किलो आलू का अगर दाम है 12 रुपया, और वो उसी को बोलिए आप 5 किलो देंगे तो बोलेगा 55 रुपये में दे देंगे। क्या हुआ, 1 रुपये किलो के हिसाब से कम गया। एक कॉम्बो है 13,455 रुपये का, 13,755 का, जिसमें टोटल 25 प्रोडक्ट मिलता है। कितना प्रोडक्ट? 25 प्रोडक्ट मिलता है हेल्थ से रिलेटेड, जिसमें नोनी, अमला, एलोवेरा और घर के लिए बहुत सारा प्रोडक्ट जो है आपको शैम्पू साबुन, 25 प्रोडक्ट टोटल नेचुरल, जिसका MRP रेट होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है करीब 22,000 रुपये। यानी कि आपको यहाँ पर रेट पे नहीं, आपको यहाँ का रेट में मिल रहा है। 2 रुपये का चीज़ आपको 60 रुपये में नहीं, आपको 10 रुपये में मिल रहा है, क्योंकि ये बनावटी, ये भी तो चलाएगा। अब बाकी पैसा जो बच गया, यही पैसा किसको दिया जाएगा? जो इस ग्राफ को आगे बढ़ाएगा, जो इस विषय विचार को आगे बढ़ाएगा। हम आपको क्या कर रहे हैं कि भैया इस कॉन्सेप्ट में मत आइए, इस कॉन्सेप्ट में आइए, है ना, यही तो बोल रहे हैं। अगर इस कॉन्सेप्ट आते हैं तो आपको फायदा है कि नहीं है। 60 रुपये का चीज़ 10 रुपये मिल रहा है ना, और ओरिजिनल मिल रहा है। आज जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हैदराबाद के अंदर में, अपना ऑर्गेनाइजेशन का 5,000 एकड़ में फैली है, जिसमें कि 100 से ज़्यादा साइंटिस्ट काम करता है, क्योंकि अब उसमें से आधी लागत भारत सरकार की है, तेलंगाना सरकार की है। तो सरकार जो भी कुछ क्वालिटी दे रही है, जो वहाँ पे देगी, तो वो तो एक गुणवत्ता वाली चीज़ें देगी, है ना। और आज इसकी डिमांड विदेशों में हो रही, तो उस लेवल का प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है, तो कॉस्टिंग तो आएगा ही आएगा, है कि नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें बहुत कम कॉस्टिंग में ये प्रोडक्ट हमारे तक मुहैया हो गया।
तो हम इस प्रोजेक्ट के अंदर में एक एसोसिएट हो गए। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे एक समय आया था कि साक्षरता मिशन अभियान बोलते थे उसको, है ना, साक्षरता मिशन अभियान, कि आप पढ़े हैं, किसी को पढ़ने के लिए मैसेज दे दीजिए या पढ़ा दीजिए। ये मिशन फेल हो गया सरकार का। क्यों फेल हो गया? नहीं हुआ? फेल ही हो गया। ना तो पढ़ने वाले को पैसा, ना पढ़ाने वाले को पैसा, फ्री में अपना ललटेन के अंदर तेल कौन जलाए भैया। हम ही बने थे शिक्षा प्रेरक यहाँ। मेरे भी अंकल थे। अब एक जो बड़े पापा लोग हो गए, आया काम करके, वो तो आते ही भैया देखो, अरे छोड़ो अब हम लोग पढ़ के क्या करेंगे। तो दूसरी कॉन्सेप्ट ये ले गया कि आप अगर पढ़ रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, ये जो पैसे, ये 10% जो हम इन बिचौलिया दलाल को दे रहे थे, यही पैसे अगर हम आपको दे दें तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा ना। और तो यहाँ पर यही डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या हुआ कि ये पैसा जो सेव हो रहा है, ये इसी प्रोजेक्ट से जुड़े सदस्यों को ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। और दूसरा जो मैथ का सवाल है, जैसे भैया मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट को पढ़ाना है ना, तो इसके लिए कंप्यूटर चाहिए, टीचर चाहिए, क्लासरूम, लैब, थ्योरी सब चाहिए। मान लेता हूं एक स्टूडेंट को पढ़ाना है और इसका कॉस्टिंग आया 1,00,000 रुपए, सपोज दैट। अब मुझे 10 स्टूडेंट को पढ़ाना है, तो अब कॉस्टिंग कितना आएगा? कितना? इसी सिस्टम से हो जाएगा। लेकिन मार्केट में क्या करता है ना, अलग जोड़ के लिया जाता है। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं 10 तो 10 लाख लगेगा। भैया 10 लाख के लिए काहे को? हमको आपको पढ़ाना है तो ये किताब बनाना है आपके लिए, क्या हमको अलग किताब बनाने के लिए मशीन खोलना है क्या? इसी से निकालेंगे, इसी टीचर ने पढ़ा देगा। सिर्फ टाइम टेबल चेंज हो सकता है खूब ज्यादा। तो ये चीज अच्छे लोगों को समझ में नहीं आता है। और हमारी कौन संस्था, जब इसमें भी जो पैसा बचत हुआ, मान लेता हूँ एक पेन बनाने में खर्चा होगा 5 लाख, मशीन बैठाएंगे, इंजीनियर बुलाएंगे, रजिस्टर्ड कराएंगे, 5 लाख, तो 10 पेन बनाने में 50 लाख थोड़ी खर्चा होगा, वही 5 लाख होगा, सिर्फ मटेरियल लगेगा। लेकिन इसके अलावा अब जितना पेन बनता चला जाएगा, हमको मैन्युफैक्चरिंग मशीन बैठाने की जरूरत नहीं है, वहां भी पैसे सेव होंगे, वही पैसे हम पब्लिक को बांटेंगे। यही कॉन्सेप्ट भी ये संस्था काम कर रही है कि जैसे आप यहां पर आए हेल्थ एजुकेशन से, आप एजुकेशन से आ गए, अब जो पढ़ाई, देखिए यहां पर स्टूडेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। मैं इसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोगों को एडमिशन करने के बाद भी देखा हूं विफल होते हुए। और दुनिया में कोई भी जगह पर सक्सेस करने के लिए एक चीज आता है, चैलेंज फेस करना पड़ता है। आप पढ़ाई भी करें, चैलेंज फेस नहीं करेंगे तो आप पास नहीं करेंगे। आप सिर्फ एडमिशन करने के बाद सक्सेस नहीं होते, एडमिशन करने के बाद डिसिप्लिन को फॉलो करके आप सक्सेस होते हैं। तो जैसे आप एडुकेशन के लिए आए, आप पैसा किस लिए दिए? पैसा कमाने के लिए या पढ़ने के लिए? इस प्रोजेक्ट के अंदर में आप जो पैसा दिए वो सिर्फ और सिर्फ एडुकेशन के लिए। इनकम पार्ट तो एब्सोल्युटली फ्री है आपके लिए ना, इसके लिए कोई पैसा नहीं है। तो ये कैसे आता है? यही सिस्टम। ये जो बड़े बड़े स्टार सेलिब्रिटी बोलते थे टीवी में, आप यही व्यक्ति विचार आप समाज में रख दीजिए, जिसको हम बोलते हैं एडवाइस करना, सलाह दे देते हैं। अब मेरी सलाह किसी को अच्छा लगे, किसी को ना लगे, यहाँ भी बात है। अगर गांव में एक पंचायत भी होता है ना, तो सब ठो बात सामने वाले को अच्छा नहीं लगता है, भले वो अच्छा के लिए बोल रहा हो। मान लेते हैं कि आप क्या किए, 100 लोगों का एगो लिस्ट बनाए कि फलना फलना को शिक्षा चाहिए, फलना को हेल्थ चाहिए। क्या गारंटी इनको जरूरत ही नहीं है? भूख हमेशा बढ़िया होता है, भोजन कभी भी बढ़िया नहीं होता है। और अगर भूख बढ़िया होना तो भोजन हमेशा बढ़िया रहता है। वही अकबर बीरबल वाला कहानी है कि उसके घर में वो बहुत सारा पार्टी था, तो बीरबल को बोल रहा है तू भी खा ले, तो बीरबल बोल रहा है काश वो होती तो। फिर से बोल रहा है खा ले, राजा बोल रहा है खा ले, बोला काश वो होती तो। 4-5 बार जब बोला काश वो होती तो
गुस्सा के बोलता है का होती, खाना खाओ ना, का होती। बोला काश भूख होती तो खाते। तो व्यंजन बेकार हो जाता अगर भूख ना हो। ये सब लोग एक जैसा नहीं होता, आपके हाथे में 5 गो बराबर नहीं है। और ये बराबर भी होता तो फिर काम नहीं बनता, ये भी बात है ना। बराबर अगर दे दिया जाए तो मुंह में जाएगा नहीं ठीक ठाक। ये छोटा बड़ा है तो ठीक जगह बनता है, यह भी। अब इनमें से मान लेता हूं हम दो को एक एडवाइस कर दिए और ये मेरी एडवाइस को स्वीकार किया, मेरे विचार को स्वीकार किया, तो पहला चीज इनके लिए फायदा हुआ ना कि जो चीज 70,000 में मिलता वो 15,000 में मिल गया। पहला फायदा ये। दूसरा फायदा, अब ये किसी और को कहीं ना कहीं तो एक मैसेज छोड़ेगा। यही सिस्टम तो पहले भी चलाया गया था साक्षरता मिशन में, लेकिन फ्री में तो चला नहीं। अच्छा, ये काम हम पहले भी करते थे, अभी भी करते हैं। फलना टीचर अच्छा, एक स्टूडेंट के चलते 100 स्टूडेंट चला गया। फलना डॉक्टर बड़ी बढ़िया, देख लिया एक बार तो फिट। अब कोई भी पेशेंट होगा ना तो उसी के पास जाएंगे। तो पेशेंट फीस दिया, डॉक्टर फीस लिया, पेशेंट का ठीक हुआ, लेकिन जो उनको सलाह दिया उसको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। वही चीज का तो हमारी संस्था डायरेक्ट सेलिंग में पैसा दे रही है, क्योंकि ये जो दो आदमी ने ये प्रोडक्ट खरीदा, इसको खरीदवाने के पीछे, यानी ये जो 2 लोग आके एजुकेशन लिया, इसका एजुकेशन लेने के पीछे हाथ किसका था? आपका। और आपको एक आईडी जनरेट हो जाता है। लेकिन ये लॉन्ग टाइम में एक बहुत बड़ा, इसको हम करियर मानते हैं, स्कोप मानते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये मैं आया था 11 साल पहले, पंकज कुमार, मेरा दोस्त डब्लू, राजकुमार, रघुनंदन, सब साथी पढ़ते थे हम लोग, और सब लोग आ गए। कैसे आ गए पता नहीं, हम खाली आए, वो लोग भी गुड़ 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 सब आ गया। मेरा पहला चेक आया था 1500 का, तो हम बिलीव नहीं कीजिएगा, हम डर गए थे। हम बोले कंपनी को नोटिस भेज दिया। क्यों? क्योंकि आज तक जीवन में कभी बैंक अकाउंट क्या होता है, खाता क्या होता है, ये सब तो सुने नहीं थे। जब हम आए थे तो 15 साल का उम्र में आए थे। अगर मेरा वीडियो आप पहले देखे होंगे, या तो यूट्यूब पे खाली जाइएगा, पंकज कुमार स्मार्ट वैल्यू लिखिएगा, आपको मेरे सैकड़ों वीडियोज मिल जाएंगे वहाँ पे। तो डाकिया मेरा घर पे पहुंचा, पंकज कुमार कौन है? संजोग रोड पे मैं ही खड़ा था। बोला हाँ जी हम ही हैं, क्या बात है? बोला आपके नाम से वो चिट्ठी आया है। नोटिस आया है? चिट्ठी क्या चीज़ का है? जिन्होंने हमको एडमिशन कराया था, अनजान आदमी ट्रेन पे मिला, मैं उसको फ़ोन घुमाया, भैया कौन चीज़ का नोटिस आया है? बोला क्या लिखा हुआ? बोले लिखा हुआ तो स्मार्ट वैल्यू है मेन कवर पे। बोला उसके अंदर देखो। बोले इसके अंदर वो HDFC बैंक बोल के ऐसा कुछ लिखा हुआ। बोला चेक होगा चेक। हमें आज तक मालूम नहीं, क्योंकि इससे पहले भी तो सलाह दिए थे ना, पैसा कहाँ आया? यहाँ पर सलाह दी, एडमिशन किया था, हमको पैसा मिल रहा है। हम बोले ये चेक कौन सी करेंगे, कागज ये तो मेरे लिए कोई अति नहीं है, क्योंकि चेक में मेरा कुछ मालूम नहीं, तो उसको क्या करेंगे? बोला उसको बैंक में डालोगे। बोला कौन बैंक में डाल दें? बोला खाता है। बोले नहीं। हम बोले खाता क्या होता है, ये भी नहीं जानते थे। वो लेके भागलपुर बुलाया, एडमिट कार्ड से मेरा खाता खुलवाया, चेक डाला, 3 दिन बाद कैश हुआ। मुझे आज भी वो दिन याद है। वो 1400 रुपये का चेक था पहला, 500 रुपये अकाउंट में रखना मैंडेटरी होता था। 900 निकाल के ये वाली जेब में ऐसे खड़ा नोट रखे थे, आधा नोट दिखे, और गांव ऐसे एकदम तान के सीना गए थे। लोग बोलता है पैसा नहीं आता है, देखो आज मेरी कमाई का। आज मैं लाखों अगर निकाल लूँ तो उतना कॉन्फिडेंस मेरे में नहीं आता है जो पहला होता था। तो यहाँ से एक छोटी सी इनकम से शुरुआत हुआ। दुनिया में कभी भी सर एजुकेशन बंद होने वाला नहीं है, इतना जान लीजिए। जो खाद्य पदार्थ हम खा रहे हैं, बीमारी खत्म होने वाला नहीं है। कंट्रोल करेंगे, आयुर्वेदिक में आइए, कंट्रोल रहेगा। तो हम यही चीज़ को हमने शुरू किया, और ये सिलसिला 11 साल पहले मेरे साथ शुरू हो गया। आज मेरी टीम है अप्रॉक्सीमेटली 65,000 लोगों का। मैं सिर्फ 2-4 लोगों को ही सलाह दिया था। 65,000 लोग आज मेरे बाद काम कर रहे हैं। मैं सबको हाथ जोड़ के जाके आज बोलूं, भैया तुम ना काम मत करो, किसी को सलाह मत दो। कोई रुकने वाला है? नहीं रुकेगा ना, सब अपने लिए कर रहे हैं। तो मेरा पैसा तो आता रहेगा। कैसे आता रहेगा? क्योंकि पैसे कमाने का 2 रास्ता है जिंदगी में। पहला तो ड्रीम हर आदमी का होता है, 4 सपने कम से कम सबके होते हैं। अगर घर नहीं है तो अपना घर बनाना है, बच्ची है तो उनका अच्छे घरों में शादी देना है, बच्चे हैं तो उनका अच्छा भविष्य बनाना है,
और अगर मैं साइकिल से चल रहा हूँ तो सोचता हूँ मोटरसाइकिल आ जाए, मोटरसाइकिल से चल रहा हूँ तो कार आ जाए, कार से चल रहा हूँ तो बड़ी गाड़ी आ जाए, और जो पहले ऑडी BMW मर्सिडीज से चल रहा है सोच रहा है मेरी भी हेलीकॉप्टर हो जाए। ये सपने सबके हैं, बाकी और भी बहुत कुछ इसी के अंदर आता है। तो ये ए पार्ट से जब एक लड़का क्लास 10 क्लास 12 पास करता है, जब उसको पैसे की वैल्यूज समझ में आती है, तो ये ए पार्ट से शुरू करता है और डी पार्ट तक जाता है। डी फॉर डिटर्मिनेशन, ड्रीम, डेस्टिनेशन। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए जीवन में दो ही रास्ता है पैसे कमाने का। एक सामान्य साधारण रास्ता दो है, या तो हम जॉब करेंगे या तो हम बिजनेस करेंगे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अभी मैं एक कॉन्फ्रेंस कर रहा था, करीब 150 लोगों का काउंसलिंग था। एक लड़का बोला, मैं ऑप्शन दिया, क्या इसके अलावा कोई और रास्ता है? एक लड़का हाथ खड़ा किया, मैं भी कंफ्यूज, बोला बताओ भाई कौन सा रास्ता है? वो बोलता है चोरी करना। मैं बोला ये भी एक ना इलीगल बिजनेस में ही आता है, एक चोर का भी तो एक बिजनेस ही है। हाँ इलीगल है, जिस दिन धराएगा तो इसकी नाक नाखून नोचेगा, लेकिन सम्मानजनक रास्ता कौन सा है? दो, एक नौकरी, दूसरा सबसे ज्यादा पैसा आज किस में है? बिजनेस में। लेकिन करते कितने परसेंट है? 85%, 15%। 85% लोग क्या करते हैं? पहला सोच तो यहीं से कन्वर्ट हो गया। क्या धीरू भाई अम्बानी अपने बेटा को ये बोला था कि तुम भी मेरे जैसा किसी पेट्रोल पंप पे नौकरी करना? उन्होंने एक इंडस्ट्री ऐसा खड़ा कर दिया कि वो करोड़ों लोगों को नौकरी दे सकता है। वो अपने बेटा को एक ऐसा गुण दिया कि बड़का बड़का कंपनी खड़ा कर दियो। जियो रातों रात निकला, क्या हिला के रख दिया 4G। समझिएगा, वो कभी बच्चों को ये नहीं सिखाया कि तू नौकरी करने के लिए जाना। हमारी मानसिकता आज भी क्या है? बेटा पढ़ो लिखो नौकरी करो, पहला चीज तो यहाँ। दूसरा, हमारी जो एटमॉस्फेयर रही है, हमारी जो परवरिश जिस झुंड में हुआ है, वहां पर सबकी सोच ऐसा ही है, वहां सब ऐसा ही गाना गाते हैं। आज भी कई सारे देहात ऐसा है जहां आप हिंदी बोलिए तो उनको लगता है इंग्लिश बोल रहा है बंदा, आज भी है। क्यों जॉब करना चाहता है, बिजनेस क्यों नहीं? क्योंकि बिजनेस के अंदर में क्या है ना, एक रिस्क जनरेट होती है। बिग कैपिटल चाहिए, बड़ी पूंजी, स्पेस, जगह देखना होगा, मार्केट देखना होगा, उसके बाद टाइम देना होगा, अकेला नहीं देंगे तो एक्सपर्ट रखना होगा। ऊपर से एक सबसे बड़ा ROI कितना है, इन्वेस्टमेंट रिटर्न ओवर कितना है, इस ये 8 से 10% या खूब ज़्यादा तो 20%, इसी में सारा टैक्सेशन फैक्सेशन सब झेलना है। तो ये 85% लोग बोलता है भैया बिजनेस में बहुत टेंशन है, मत आने लगाओ, जॉब कर लो। और पैसा आज है नहीं लोगों के पास, बैंक देती भी है तो पहले मॉर्गेज खोजती है, लोगों के पास उतने बैक सपोर्ट है नहीं कि वो मॉर्गेज दे, और अगर दे भी दिया तो कितना दिन मोहलत देता है आपको? 30 दिन। सपोज डेट आप एक बिजनेस करना सोचे, आपने 30 लाख रुपए बैंक से लोन लिया, ठीक है? तो बैंक का कहना है कि ठीक है हमने 30 लाख तो दे दिया, लेकिन इसकी मैं एक EMI सिस्टम लगा दिया हूँ, अगले ही महीने से आपको 40,000 रुपये EMI भरनी है। अब बताइए क्या आपकी दुकान अगले ही महीने से ये प्रॉफिट देने लगेगी? MSME के अंदर में मध्यम लघु बिजनेस जो रजिस्टर्ड होती है सरकार के अंदर, उसके अकॉर्डिंग हर साल में जितनी दुकानें खुलती है जो बिजनेस रजिस्टर्ड होती है, अगला साल वो बंद हो जाती है 60% दुकानें देश के अंदर। क्यों? क्योंकि इसको 30 दिन का मोहलत मिला, क्या चीज करने का? बिजनेस को समझने का। और नई नई टेक्नोलॉजी इसकी बिजनेस को खत्म कर दे रहा है। मान लेते हैं कि संजय भाई एक जूते का दुकान खोलेगा, स्टाफ रखेगा, जूता काउंटर बनाएगा, शीशा में पैक करके रखेगा, पब्लिक आएगा, दिखाएगा, तब इसका दो जूता लेगा 700 रुपये में। हम तनी हाईटेक वाला निकल गए, हम एगो रूम में जूता उता तैयार करवाएं, एगो कंप्यूटर में वेबसाइट बनवाए, जूता का 4 एंगल से फोटो खींच के फ्लैश मीडिया पे दे रहे हैं और वहाँ दे रहे हैं बाय नाउ। हम 700 का नहीं, हम 300 का भी बेचेंगे ना, हम इससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। क्यों? मुझे ना तो दुकान की भाड़े देनी है, ना तो लेबर रखना है, और ना तो मुझे दुकान देखना है कि दिन हो गया तो खोलेंगे, रात हो गया तो बंद करेंगे। हमारी दुकान तो 24 घंटा चलती रहेगी। ये टेक्नोलॉजी इस बिजनेस को गायब कर देगा।
तो पहला, इसीलिए ये बिजनेस के लिए लोग नहीं जाते हैं। दूसरा, नौकरी करके क्यों नहीं पैसा वाला हुआ? इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन ये है कि आज भारत में अर्थशास्त्री नोबेल पुरस्कार विनर जो सत्यमृति सेन है, उन्होंने बताया कि जो पैसे कमाते हैं वो ये सूत्र से, आय बराबर समय गुना दर से। मान लेता हूं एग्जाम्पल कि आप 6,000 रुपये कमाते हैं, तो आप एक लिमिट टाइम है, महीने में 30 दिन होती है, 31 होती है, क्या 32 कभी होगा? नहीं, ये लिमिट है। तो इसके लिए हम 8 घंटा समय देंगे, तो पर डे का रेट मेरा 200 रुपये सैलरी आएगा। सही है? आदमी का जैसे जैसे परिवार बढ़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, पैसे का दरकार बढ़ता है। ये अकेला है, 6,000 में भाई साहब हुलाला कर ले रहा है। कल इनकी शादी हो गई तो भी क्या 6,000 में चलेगा या 9,000 चाहिए? 9,000 चाहिए एक बेटर लाइफ के लिए। अब ये मालिक को बोलेगा सर 6,000 में नहीं चलता है, 9,000 कर दीजिए। जहां भी ये काम कर रहा है, क्या लगता है इसका 9,000 कर देगा? क्या बोलेगा? बोरिया बिस्टर समेटो एंड यू कैन गो। तो 30 दिन से 45 दिन तो ये नहीं करेगा ना, ये तो लिमिट है। एक उपाय है, 8 को 12 घंटे में कन्वर्ट करेंगे, जिसको हम लोग ओवर ड्यूटी एक्स्ट्रा टाइम बोलते हैं। तो अब डेली का इनकम कितना हो गया? एक कल्चर है, हम दो हमारे दो, कल इनकी शादी हो गई, कल इनके बच्चे हो जाएंगे, अब 18,000 चाहिए। और मैं आपको इसलिए ये बता पा रहा हूं क्योंकि मैं इसको भली भांति आज देख रहा हूं। जब मैं आया था तो अनमैरिड 15 साल, 26-25 साल में शादी हुआ, 26-27 साल में बच्चे हो गए, तो मैं तो इसको देख रहा हूं। इस समय में मैं 10,000 भी कमाता था तो कोई टेंशन नहीं था। आफ्टर मैरिज मेरे लिए 40 कम पड़ने लगा, आफ्टर चाइल्ड मेरे लिए लाखों कम पड़ने लगा। अरे जो आदमी जिस हिसाब से कमाता है उसका उसी हिसाब से लाइफ स्टाइल है, खर्चे भी हैं, क्योंकि कुछ लोग जरूरतों के हिसाब से जीते हैं, कुछ लोग चाहतों के हिसाब से जीते हैं। तो मान लेता हूं कल आपकी ये जरूरत की मैं बात कर रहा हूं, 2 बच्चे हो गए, पैसे चाहिए या नहीं चाहिए? उसकी दूध का खर्चा, उसकी पढ़ाई, कुछ भी है, 18,000 चाहिए। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, 24 घंटा काम करेंगे तो डेली का 600 रुपये आएगा। और कल माँ पिताजी अब काम करने योग्य नहीं रहे, वृद्धावस्था में गए, उनकी लालन पालन अब मुझे करना है, क्योंकि जब मैं बच्चा था तो वो मेरे किया, अब वो बूढ़े भी बच्चे के बराबर हो गए। कब वो लिटिंग करेंगे इसकी भी गारंटी नहीं है, और कब उनकी तबीयत खराब हो जाएगी इसकी भी गारंटी नहीं है। तो उनकी देखरेख मुझे करनी है, पैसे की आवश्यकता है। तो 24 तो मैं दे लगा रखा हूँ, अब 48 करूँगा तब नहीं मेरी 1,200 रुपये का पर डे आएगी। लेकिन क्या एक व्यक्ति अकेला 48 घंटा संभव है? और जब ये नहीं करेंगे तो ये पैसे बढ़ेगा। आम आदमी 99.99% इसी इक्वेशन में फंसा है। लेकिन अमर्त्य सेन ने कहा कि अगर हम 48 घंटा काम करें तो पैसा वाला हो सकते हैं, अगर हम 100 घंटा करें तो और ज़्यादा हो सकते हैं, अगर 1000 घंटा करें तो और, 10,000 घंटा करें तो और, 1,00,000 घंटा करें तो और। लेकिन क्या हम एक दिन में 1,00,000 घंटा करने में पॉसिबल है? हम तो पूरे जीवन में नहीं कर पाएंगे 1,00,000 घंटा। लेकिन बोला कि अगर आप कर सकते हैं तो पैसा वाला बन सकते हैं, और ये रास्ता में तो है नहीं। लेकिन इसमें एक और 3D सिस्टम बताया, डिफेक्टिव, डिसेप्टिव और डेंजरस। डेंजरस पॉइंट क्या है? आप जो पैसे कमा रहे हैं क्या बेचकर? समय, दर जो आपका है इसी समय के हिसाब से। भगवान ना करे आज समय कब किसका क्या होगा कोई गारंटी है? एक आदमी जा रहा है रास्ते, बाय एक्सीडेंट ही इज डेथ, समय 0 हो गया, तो इसका रेट क्या हो गया? 0। और 0 से 0 को गुना करेंगे तो आय क्या हो जाएगा? 0। चाहे आज नौकरी प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, हर जगह पे तो गिव एंड टेक पॉलिसी है। 2003 ईस्वी से ही अच्छे अच्छे गवर्नमेंट सेक्टर की नौकरी में अनुकंपा, पेंशन, रिटायरमेंट क्लोज। पहले था बुढ़ारी पे पेंशन मिलेगा, बीच में कुछ हो गया तो उनके परिवार को नौकरी मिलेगी, अब कहाँ ऐसा कुछ। आप बताइए इनके परिवार को क्या सिक्योरिटी बोल के कोई चीज़ है? लोग रिस्क लेना नहीं चाहता है, सबसे बड़ा रिस्क तो यही है ना। मैंने जब इस चीज़ को देखा था आज से 11 साल पहले, थोड़ी देर के लिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि यार क्या बता रहा है ये, और गलत भी नहीं है, ये गलत भी नहीं है। आप 8 घंटे करते हैं तो उसके एक हिसाब से पैसा, जो दिल्ली पंजाब कमाता है ना, कहता हम ओवर ड्यूटी कर लेते हैं तो 200 एक्स्ट्रा हो जाता है, मतलब वो ठीक बोल रहा है। तो 24 घंटा से ज़्यादा एक्स्ट्रा तो हम कर नहीं सकते हैं ना, तो पैसे तो मेरी लिमिट आएगी। इसको हम और बढ़िया से, मैंने लाइफ में खुद एनालिसिस किया कि मान लेता हूँ मैं पढ़ाई लिखाई किया, 30 साल की उम्र में मेरी नौकरी लगी,
मैं 1 डे के अंदर, एक सिंगल डे के अंदर 10 घंटा काम कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा काम होगी नहीं ना। 10 घंटा काम अगर मैं एक दिन में किया तो मैं एक वीक में कितना घंटा काम किया? 70 घंटा। लेकिन संडे तो हम जाते नहीं हैं ड्यूटी पे, तो हम 60 घंटा काम करते हैं। अगर मैं एक सप्ते में 60 घंटा काम किया तो एक मंथ में कितना घंटा काम किया? इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, 240 घंटा। अगर हम एक महीने में 240 घंटा किए तो 12 महीने यानी एक साल में कितना घंटा काम किए? 1 ईयर के अंदर में 2880 घंटा। तो अगर हम एक साल का निकाल सकते हैं और मेरी 30 साल में नौकरी लगी है, 60 साल में रिटायर होगी, यानी इस बीच में हम कितना साल काम करेंगे? 30 साल। तो एक साल का अगर हम निकाल सकते हैं तो 30 साल का भी निकाल सकते हैं। तो मल्टीप्लाई 30 इक्वल टू 86,400 आवर इन होल लाइफ। पूरे जिंदगी में हम कितना घंटा काम किए? 86,400 घंटा। पैसे कितने कमाएंगे वो भी कैलकुलेट कर देता हूँ। महीने का अगर किसी का 15,000 सैलरी है, ध्यान दीजिएगा, महीने का 15,000 सैलरी है, यानी कि 30 दिन में कितना मिल रहा है? 15,000। तो एक दिन में कितना मिला? 500 रुपये। 500 रुपये कितने के लिए कितना घंटा समय दे रहा है? 10 घंटा। यानी एक घंटे बराबर कितना हो गया? 50 रुपये। सही है। और अगर आप पूरे जीवन में 86,400 घंटा कमाए तो आप 50 रुपये से इसको गुना कर दीजिए सर, आप 43,20,000 रुपये पूरे जीवन में कमाते हैं। अगर आपकी सैलरी 15,000 है तो अगर आपकी सैलरी 30,000 है तो आप 86,40,000 कमाएंगे। और अगर आपकी नौकरी 25 साल में लगा है तो 35 साल काम करेंगे, यानी कि 1,04,000 घंटा काम करेंगे। तो 1,04,000 घंटा मल्टीप्लाई 50 इक्वल टू 50 लाख करीब। एक इंसान कहाँ बना सर करोड़पति? हमको दिखा दीजिए ना। लेकिन यही चीज को दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस रूप को 8वां अजूबा दिया, जिसको बोलते हैं टाइम कंपाउंडिंग साइंस, जो कि MBA का 3rd सेमेस्टर में पढ़ाई होती है। जैसे मैं आज इसी चीज को बताया कि देश के अंदर कई ऐसे लोग हैं लाखों घंटा काम कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे जियो ले लेता हूँ, धीरू भाई अंबानी की ज्यादा चलती है। 10,000 से भी ज्यादा वर्कर होगा उसके कंपनी में काम करने वाला। अगर 10,000 लोग 8 घंटा काम करता है और 8 घंटा तो 10 8 80,000 घंटा काम हो रहा है। किसका? मुकेश अंबानी का। यस और नो? अब एक बात बताइए, एक आदमी 8 घंटा काम करता है और एक आदमी 80,000 घंटा काम करता है, पैसा वाला दोनों में से कौन बनेगा? कौन बनेगा? डेफिनेटली 80,000 घंटा वाला। एक कारण यह भी था कि यहां समय बेचने वाला अगर इंसान मर जाए तो इसका इनकम बंद हो जाएगी। लेकिन धीरू भाई अंबानी तो मर गया, उसका इनकम बंद हो गया? नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? और आम आदमी का ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि ये सेल्फ टैलेंट से पैसे कमा रहे हैं। धीरू भाई अंबानी इन 10,000 अलग अलग लोगों का टाइम, टैलेंट, क्वालिटी और इफोर्ट से पैसे कमा रहे हैं। वो रहे या ना रहे इससे कोई फर्क पड़ने वाला। अब ऐसा काम अगर हम लोग करने जाएं तो जैसे ये 250 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया, हमें भी करना पड़ेगा ना, जो हम आपके पास है नहीं। लेकिन मैंने पहले ही बताया कि आज वो रहस्य मिल चुका है, स्मार्ट वैल्यू। लेकिन थोड़ी सी समझनी पड़ती है इस चीज को, ये इंडस्ट्री को जानना पड़ता है। अब यहां पर भी मैंने क्या बताया, एक टीम वर्क होता है। हम एकदम नेगेटिव ग्राफ लिए थे, जैसे मैथ में एक संचयी बारंबारता है ना, हाइपोथेटिकल प्रोजेक्शन। मैं एक ग्राफ लिया, मंथ, न्यू, टोटल और इनकम। मैं ज्यादा नहीं सोचा, एक महीने में 2 लोगों को मैं सलाह दूंगा या नहीं दूंगा। तो टोटल 2 ही हुआ, इनकम नहीं आया क्योंकि 3 पर पहला चेक आता था। अभी दूसरा महीना मेरा काम खत्म। संचयी बारंबारता क्या होता है कि अगला 2 काम कर देता है। जैसे एक खेत को 10 लोग काम, 1 लोग काम करता था, अभी 10 लोग कर रहा है, तो जो 10 दिन में होता था वो 1 ही दिन में हो जाएगा। तो अब ये 2 लोग मिलकर 2 को सलाह दिया, 4 टोटल मेरी टीम हो गई 6 की। तीसरा महीना ये 4 लोग मिलकर 2 को इंट्रोड्यूस किया, तो 8 और 6 14, चौथा महीना 16 14 30, 5वां महीना 32 और 30 62,
छठा महीना 32 दूना 64 62। मैंने बस यही समझा था, आप प्रेजेंटेशन में ये समझे भी होंगे। अब 6 महीने के अंदर ही मेरा टीम कितने हो गई? 126। 9 पर पैसे मिलता है 4700 हमारी संस्था में, एक स्टेप रेट होता है। 126 को 9 से भाग दे दीजिए, कितना स्टेप हुआ? 14 स्टेप। और एक स्टेप का पैसा कितना है? 4700। टोटल आपका इनकम होता है 65,800। लेकिन ये पैसा टोटल आपको नहीं मिलेगा। 5% तो आपका TDS ITR चला जाएगा, इनकम टैक्स रिटर्न डिपार्टमेंट में, और 5% आपका MV में ट्रांसफ़र हो जाता है। उस पैसे से आप इस संस्था के 200 प्लस जो प्रोडक्ट है वो कुछ भी खरीद सकते हैं। सिर्फ मोबाइल पे एक OTP आएगा, वो पैसे से आप प्रोडक्ट ले लिए। रॉन्ग फिगर 10% कट गया, बचा कितना? 60,000। कितने दिनों में ये इनकम किया हमने? 6 महीने में। अगर हम इसको 6 से डिवाइड करते हैं तो महीने की इनकम कितनी होती है? ये तो मैंने 6 महीने का ग्राफ दिखाया, साल भर में ये बढ़ जाएगा क्योंकि कंपाउंडिंग होता चला जाता है। लेकिन मेरा जो सबसे मेन मुद्दा था कि नौकरी में मैं 24 से ज़्यादा तो नहीं कर सकता था, लेकिन यहाँ पे मेरे बाद कितना हो रहा है? 126 लोग अब अगर एक एक घंटा काम कर रहा है तो मेरा डेली का काम कितना हुआ? 126। तो ये घंटा बढ़ा तो पैसा बढ़ेगा कि नहीं? यही ठो कमुआ धीरू भाई अंबानी, रतन टाटा, निवास मित्तल, अजीम प्रेम जी, दुनिया की महान महान बड़े लोग नेटवर्क बना के पैसे कमाया। हम गरीब लोग अकेला कमाएंगे, अकेला खाएंगे, घर घर में लड़ाई होगी, फर्क हो जाएंगे, यही हाल चलता रहा। उनके ये हाल नहीं चला। यही वजह है कि वो 40 लाख का साड़ी पहनता है, करोड़ों का गाड़ी है, अरबों का घर है और खरबों का बिजनेस है। हमारी तो शर्ट भी फटी है, पैंट भी फटी है, आधे लोग तो जंगियां ठीक ठाक नहीं पहन पाते हैं ब्रांडेड। यही हाल है। अब मैं एक चीज देखा, आज जैसे मेरे बाद 65,000 लोग हैं, मान लेता हूं ये 15,000 लोग खत्म है, नहीं कर रहा है काम, क्योंकि सब लोग नहीं करेगा। 50,000 लोग ही 2-2 घंटा काम कर रहा है, तो मेरे लिए एक दिन में कितना घंटा काम हुआ? 1 लाख घंटा। मैं पूरे जीवन में कितना घंटा काम कर रहा था? तो एक आदमी अकेला जो पूरे जीवन में काम करेगा, ये आदमी सिर्फ 2 घंटे में काम करेगा। बिकॉज दे आर यूज टाइम कंपाउंडिंग साइंस। other people time, other people talent, other people quality, other people effort। मैं आज करूं या ना करूं, मेरी भी तो एडमिशन मेरे पिताजी के नाम से हुआ था, क्योंकि अंडर 18 के यहाँ पे एडमिशन नहीं होता है। मेरे पिताजी सन 2013 में चल बसे, आज भी पैसे आ रहा है, उदाहरण तो मैं ही हूं। और ऐसे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, किसी के साथ कोई हादसा हो गया, उनके परिवार को वो मान सम्मान और वो चेक मिल रहा है। क्या किए हैं? सिर्फ मैन्युफैक्चरर से सामान का जो हमारे साथ आता है हम किसी को बता दिए। हम यहाँ किसी के साथ चीटिंग तो नहीं किए ना, हम किसी को वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट के लिए एक इंफॉर्मेशन पास आउट किए। और यहाँ पे किसी को कोई डरने की भी बात नहीं है। सपोज डेट हम किसी दुकान में गए, मान लेते हैं, और ये मोबाइल है, मान लेता हूँ, मोबाइल हम खरीदे, पसंद आया, मोबाइल खरीदे, 20,000 दिए, मोबाइल लिए। अब क्या हमें इस बात की चिंता है कि दुकान बंद हो जाएगा, कल वो बंद रखेगा? हमें चिंता करनी चाहिए, क्योंकि हमने तो पैसे दिया, सामान ले लिया ना। आपने पैसे दिया तो पढ़ाई मिल रही है। अगर आपको हेल्थ में 13,755 रुपये वाला देता है, तो इसको तो ऑलरेडी 22,000 रुपये का प्रोडक्ट मिल रहा है, तो यहाँ बचा क्या आपका? टेंशन तो तब होनी चाहिए जब हम पैसे लगाए हैं और पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा कि नहीं, तब दिक्कत होनी चाहिए। यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी जो अरबों खरबों रुपए लगा के बिजनेस कर रहा है, उससे बड़ा बिजनेस मैं कर रहा हूँ। आज यहाँ पर मैं एक छोटा सा गांव से स्टार्ट किया था, भारत के कई सारे राज्यों में, कई सारे जिलों में मेरी काम हो रही है। आप ही सोचिए, ये 50,000 लोगों को अगर मैं सैलरी पे रखता तो कितना मैं सैलरी देता ना? यस और नो? उसके बावजूद भी वो उस हिसाब से काम नहीं करता, क्योंकि नौकर कभी मालिक के जैसा काम नहीं कर सकता है। लेकिन ये 50,000 लोग मालिक है और एक पार्टनर है। मैं एक गाइड करता हूँ, मुझे लगा कि संजय भाई के पास बैठना चाहिए, मैंने टाइम निकाला। आज की रात आपको आज नहीं एहसास होगा,
आज की रात आपको 5 साल 7 साल 10 साल बाद एहसास होगा कि किसी दिन एक लीडर मिस्टर पंकज कुमार बैठ के रात को 10 बजे तक एक प्लानिंग बताया था, मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आया था और फिर मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। मैं तो पढ़ाई के लिए ही आया था ना, पढ़ाई मुझे जिस दिन मैं आया था थोड़ी समझ में आया था ये कॉन्सेप्ट मैं ये बन जाऊंगा। आज मोर एंड लेस 1 करोड़ से ज़्यादा इनकम मैं इस उम्र में कर चुका हूँ। यही वजह है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम इस उम्र में, जब मैं 7,999 रुपये, मेरी एडमिशन डेट है 8/8/2008 का, और उस समय लगता था ये तीनों 8 को एक जगह कर दीजिए, तीनों 0 को इधर कर दीजिए। इतने पैसे दिया था मैं एडमिशन के लिए, और ये भी पैसे मुझे कर्ज पे लेनी पड़ी थी, क्योंकि मेरे पढ़ाई लिखाई मैं किसी तरह तारबूज सब्जी वगैरह बेच बाच के करता था। उसके आगे ट्यूशन फी नहीं दे पा रहा था, तो मास्टर को जो ट्यूशन पढ़ाते थे, मैं बोला सर मैं ना आपका 2 घंटे का नीचे वाला बैच ले लेता हूँ। जैसे मैं मैट्रिक में था, मैं बोला नीचे का 2 बैच मैं ले लेता हूँ, आप मुझे फ्री में पढ़ा दीजिए। तू भी सोचता था ठीक है 2 घंटा ही बकबक कर लेगा, ये कोई स्टूडेंट को क्या जाता है, क्योंकि मैं ट्यूशन फी नहीं दे पा रहा था। कॉलेज किस स्कूल का किताब कॉपी का किसी तरह मैं सब्जी बेच के निकाल लेता था। तो उस आदमी के लिए 8,000 80,000 के बराबर लगेगा कि नहीं, तो तब जाकर के किसी तरह जुगाड़ किया। आज इस इंडस्ट्री से ही पार्ट टाइम दे के स्टार्ट किया था, मुझे नहीं मालूम था ये मेरी करियर बनेगी। पार्ट टाइम दे के स्टार्ट किया था मैंने। इस प्रोजेक्ट से पहला जो मैंने चेक का हाल बताया, वो चेक कैश करा करके, तो बस एगो कपड़ा खरीदा पहले अपने लिए, क्योंकि पहले कोई ड्रेस फ्रेस नहीं होता था। कपड़ा खरीदा, दूसरी चेक आया तो लीडर लोग ही बताए कि तुम्हारी 15 साल उम्र हो गए, आज तक तुम माँ बाप को कुछ नहीं दिए हो, ये भी एक शर्मनाक की बात है, तो एक माँ बाप को दो। फिर माँ बाप के लिए कपड़ा लिया। फिर मैंने एक उस समय में मोबाइल लिया था 1208 मॉडल नोकिया का, आज तो लाखों की मोबाइल फ़ोन हो गई। उसके बाद यहीं से धीरे धीरे पैसे जो लिया था उसको रिटर्न किया। फिर मैंने यहाँ से एक टीवीएस का स्पोर्ट बाइक लिया, फिर लैपटॉप लिया, अभी जो बताइए इनोमा लैपटॉप है। कभी भागलपुर जो मेरा गांव में घर पड़ता है, तो मैं कभी अपना डिस्ट्रिक्ट सही से नहीं घुमा था। इस प्रोजेक्ट में आज 40 बार से ज़्यादा मैं नेशनल टूर कंप्लीट कर चुका हूँ, मोर देन 40 टाइम्स। लोग अच्छे अच्छे लोग आगरा घूमने के लिए सोच पाते हैं, मेरे ज़िंदगी का शुरुआत आगरा से हुआ था। लोग हरिद्वार सोच पाते हैं, तो बगल में बिजनेस टूर चला गया था लास्ट टाइम में। गांव का बहुत सारा लोग, बूढ़े लोग सोचते रहते हैं अरे तू हरिद्वार से चला आया। गोवा, फतेहपुर सिकरी, वृंदावन, बुलंद दरवाजा, ताजमहल, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, दीघा, ये सब तो कितना बार हो गया, और मैं ऐसे हजारों लोगों को घुमा के लेके आ गया। हम लोग का एक चुनाव टाइम में वो आता है ना हेलीकॉप्टर से, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर सब, तो खाते समय देखे आवाज आया हाय 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 हाय, चलो 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 नज़दीक से देखेंगे। अब संजोग से जिस फील्ड पे वो गिरता था, इतनी धूल उड़ाती थी गिरते समय कि हम लोग देख नहीं सकते थे। 5 मिनट तक धूल ठंडा, तब तक नेता गया अपना भाषण देने, वहाँ इतना प्रशासन है कि उधर देख ही नहीं सकते। मैंने सोचते थे कि कैसा नसीब है, हम लोग देख नहीं सकते हैं। आज 20 बार से ज़्यादा मेरी फ्लाइट यात्रा हो चुकी है, और देखिए वही पलटी मारा है कि आपको जो मैं बताया, क्या ऐसा कर्मकांड किया धीरू भाई अंबानी ने कि उनका पोता अमीरों अमीर में है, और क्या ऐसा कर्मकांड किया मेरे दादा ने कि उनका पोता लोग आफत विफत में पला है। मुझे तो एक कॉन्सेप्ट मिला। आज देखिए मैं तो कम से कम 18 साल लगा मुझे इंटरनेशनल फ्लाइट पे चढ़ने में, या मुझे एक रास्ता मिला। 99.99% को तो मर जाता है, वो भी रास्ता नहीं मिलता है, या वो नहीं देख पाता है कभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कैसा होता है। मैं इस कॉन्सेप्ट में 11 साल पहले आया। आज मेरा बेटा का भी 2 साल भी नहीं पूरा हुआ, वो इंटरनेशनल टूर जा रहा है घूमने के लिए। ये कहीं ना कहीं मेरा सोच बदला, तभी तो आज ये सामने आ रहा है। मेरे गांव में घर था पुआल का, प्यारी जिसको बोलते हैं नरवा, या हमारे उधर में वो ताड़ का वृक्ष होता है बड़ी बड़ी, और उसके अंदर पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं, उसी को काट के घर छाप देते हैं। उसका घर था। मैंने गांव में घर बनाया, मैंने बाइक लिया, फिर अपाची, मैं कार लिया। अभी जो शहर में घर लिया हूँ जिसकी कीमत पड़ी है मुझे 41 लाख रुपए सिर्फ घर का। उसके अंदर जो अभी फर्निश्ड होगा वो करोड़ों में चला जाएगा। फिर अब सोच सकते हैं कि जो इंसान पूरे जीवन में कमाया नहीं था उतना,
इस ग्रीन एज में अगर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम ही है, और ये वही रास्ते से है जिस रास्ते से बड़े बड़े लोग किया है। क्या करना इसके लिए जिंदगी में? क्या हम पहली बार 15,000 खर्चा कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है। आप अभी तक ग्रेजुएशन पास करने में 3 लाख से ज्यादा फूंक मारे होंगे। क्या आपको ये रास्ता मिला? नहीं मिला। ये रास्ता मिलना और इस रास्ते पे चलना। अब मैं इस रास्ते को भी बोलता हूं कम से कम 5 years यू हैव टू वेट। 5 साल, 2 साल की बीनेट, जैसे आप डिग्री लेते हैं 2 साल ये करते हैं 11वीं 12वीं, 3 साल का ग्रेजुएशन, 2 साल की बीनेट जिसकी पढ़ाई दिल्ली का यूनिवर्सिटी में होता है, बैचलर ऑफ नेटवर्किंग, और 3 साल का एम नेट, मास्टर ऑफ नेटवर्किंग। 5 साल अगर कोई इस सिस्टम को सही से समय दे दिया, पार्ट टाइम दे करके भी समय दे दिया, तो जिंदगी में वो 50 साल में जो करेगा वो अगला 5 साल में फिर वो कर पाएगा। ये पावर है। लेकिन क्या है कि कोई भी चीज के प्रति एक प्रॉपर डायरेक्शन और उस पर एक फेथ होना बहुत जरूरी है। मुझे पहले इसमें भरोसा नहीं होता था। पापा जी भी बोलते थे तुम ये क्या कर रहे हो, तुम उसको बोलते हो, वो कभी मना कर देता है, तुम बोलते हो वो मना कर दिया, वो नहीं किया। तब एक दिन ट्रेनिंग में बताया कि दुनिया में जब भी कुछ नया चीजें आया लोगों के लिए ना, भरोसा नहीं होता है। जैसे आज हम लोग फोन, बच्चा जानता है कि इससे बात होता है। जब किसी ने फोन का आविष्कार किया होगा और बोला होगा कि अब हजारों किलोमीटर दूर बिना तार से बात होगा, क्या कोई इस बात को एक्सेप्ट किया होगा? उसके लिए ये क्या लगा होगा, ये फालतू है कि नहीं है? कोई हजम नहीं किया होगा। जब कभी जैसे एक राइट ब्रदर्स, 2 लल्लू भाई साइकिल ठीक करते थे, और क्या बोला, अब हम आदमी उड़ाएंगे, लोहा उड़ाएंगे, पानी उड़ाएंगे, पंखा उड़ाएंगे, कुर्सी उड़ाएंगे। ये बात जब बोला होगा तो क्या आम आदमी को बिलीव हो गया होगा? नहीं हुआ होगा। अच्छा, बोल भी कौन रहा है? जिसको साला खाने में आफत है। 6 महीना साइकिल ठीक करता है दोनों भाई मिलके, तो एक्सपेरिमेंट करता है क्या हवाई जहाज बनाने में। आज ये आसान है कि नहीं है? आज हवाई जहाज के अंदर पंखा उड़ रहा है, एसी उड़ रहा है, कुर्सी उड़ रहा है, आदमी उड़ रहा है, सब चीज उड़ रहा है। हम पहली बार हवाई जहाज में गए थे, चलो बाथरूम लग जाता होगा तो कहाँ जाता होगा लोग, पता चला वहां तो और वीआईपी बाथरूम रखा हुआ है, ऑटोमेटिक सब काम है, हाथ लगाने की जरूरत नहीं कहीं। सही हुआ कि नहीं? किसी ने तो ये भी बोला अब तो सामने सामनी बात होगा। आज आप लंदन में रहिए, अमेरिका में रहिए, स्विट्जरलैंड में रहिए, थाईलैंड में रहिए, हांगकांग में, बैंकॉक में, कहीं रहिए। मैं 8 दिन जाके हांगकांग में रहा, पता ही नहीं चला हम हांगकांग में है ना इंडिया में। हाँ, घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख रहे हैं, लेकिन जब जिसको जरूरत है वहां तो हर जगह 4G कनेक्शन है, ठक ठक लगा दो कॉल, हाँ बोलो भाई, तो सामने है मोबाइल में। तो जब किसी ने ये बात बोला होगा तो शुरुआत में बिलीव नहीं किया होगा, जैसे हम यहाँ बोलते हैं तो बिलीव नहीं करता है। जब किसी ने ये बोला होगा कि अब लोहा पानी में तैरेगा तो बोले होगा चवन्नी घसक गया। लोहा कहीं पानी में तैरता है? आज सही बात है, लोहा पानी में तैर रहा है कि नहीं तैर रहा है? सिर्फ लोहा नहीं तैर रहा है, टनों टन लेके पार हो रहा है। एक सिस्टम है, हजारों बोगी खींच सकता है ट्रेन की इंजन, तभी जब वो पटरी पे रहेगा तब। अगर वो पटरी से उतर जाए तो उसको खुद चलने में मुश्किल हो जाता है। इस बिजनेस में अगर 40 लाख लोग आगे बढ़ रहा है तो एक सिस्टम है, एक पटरी पे चल रहा है। पटरी से उतरता तो फिर तो आदमी अपना कमाओ खाओ में दिक्कत है। मैक्सिमम लोग सिर्फ क्वा और ख्वा पढ़ा है, क्वा फॉर कमाओ, ख्वा फॉर खाओ। इससे ज़्यादा होता है कल को किसने देखा। अरे कल को किसी ने देखा था तभी आज और हम हैं। आज अगर इस घर में कोई बैठा है तो इस घर के बारे में कल कोई सोचा था तभी बैठे हैं। कल इस मोबाइल के बारे में कल सोचा था, कल के ये पेन, नहीं तो बॉल पेन तो चलता था, क्या जरूरी था ये पेन, कोई इसके बारे में सोचा था। अब यहाँ पर लाइफ में भी हमें क्या करना है, तो जिंदगी का एक गोल सेट करना होता है। अब हम लोग कोई कल्चरल स्कूल में तो पढ़े नहीं थे। हमसे जब पहली बार पूछा गया कि तुम्हारा गोल क्या है, तो हमारा खट से याद आया, हम तो तारबूज बेचते थे दिन भर, गोल गोल वही था। मैं बोला मेरा गोल तो तारबूज है। बोला नहीं तुम्हारा गोल क्या है? बोला मुंडी। इससे बढ़िया गोल क्या हो सकता है? तो जो इंसान पूछ रहे थे मिस्टर निरंजन कुमार सिंह, उनको समझ में आ गया कि आदमी पूरा नीचे से उठ के आया है। इसको आज तक गोल माना लक्ष्य होता है ये भी मालूम
पर मालूम नहीं था, सच में मालूम नहीं था तो नहीं था। तो वहां से एक छोटा सा जगह से क्लियर हुआ कि गोल सेटिंग करना है। क्या गोल सेटिंग करना है? आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए। क्योंकि जो आदमी जहां तक सोच सकता है वो वहीं तक जाता है, उससे कभी आगे नहीं जाता है। आप टिकट अगर दिल्ली तक की कटाते हैं तो शायद कभी 100 दिन में एक दिन भूल चूक से नींद आ गया तो अगला स्टेशन पहुंचेंगे, नहीं तो आप दिल्ली ही पहुंचेंगे। तो यहां पर ये चीज गोल सेटिंग, हम क्या करना चाहते हैं। मेरा गोल हुआ कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जहां पे मुझे लाखों लोगों के बीच अवार्ड मिले, रिकॉग्निशन, मुझे सम्मान मिले, मान सम्मान मिले, मेरा फैमिली की सिक्योरिटी हो, पारिवारिक का सुरक्षा हो, मैं ना नेशनल और इंटरनेशनल टूर पे जाऊं, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सके, जिस तरह मेरी परवरिश हुई उसको कोई दिक्कत, ये चीज मुझे समझ में ठीक ठाक उम्र में आ गया। और कहता है समय और समझ दोनों एक साथ जिसको आ जाए सही उम्र में, अच्छे भाग्यशाली और खुशकिस्मत लोग होते हैं। क्योंकि अक्सर लोगों को जब समय आता है तो समझ में नहीं आता है, और जब समझ में आता है तो समय उसके लिए इंतजार थोड़ी करता, वो निकल चला जाता है। तो ऊपर वाले की कृपा से मुझे ठीक ठाक समय पे समय भी था और समझ में भी आ गया कि आज जैसे मैं जब इस प्रोजेक्ट में आया 15 साल में, तो मुझे एक चीज समझ में आया, मेरे पिताजी का उम्र 35 साल हो गया। 35 साल की उम्र में इसको 8,000 रुपए का प्रॉब्लम है। कल मैं भी जब 35 साल का उम्र हो जाऊंगा ना, तो मेरे घर में कोई पेड़ नहीं लगा हुआ है कि कल तो 80,000 का डिमांड आएगा, मैं इससे कैसे निपटूंगा अगर मैं व्हीकल नहीं बदलता हूं तो। क्यों नहीं मेरे दादा या आम आदमी के दादा आज बड़ा कुछ कर पाया, धीरू भाई मैंने ऐसा क्यों किया? सिंपल सा रास्ता है। मान लेते हैं कि हमें यहाँ से जाना है पटना, सपोज डैट हमें मुरादाबाद MB टू PNB जाना है, PNBE पटना जाना है। साधन देखते हैं। पहला साधन क्या है? ऊपर वाले सबको 2 पैर दे रखा है, पैदल पैदल जा सकते हैं, वॉक करते हुए जा सकते हैं। दूसरा साधन ये है साइकिल है, बाइसिकल। तीसरा साधन ये है मोटरसाइकिल। चौथा साधन ये है कार। पांचवा साधन ये है ट्रेन। छठा साधन ये है प्लेन। सही है? ये रास्ता है एक और ये व्हीकल है अनेक। अब मान लेता हूं कि अगर मैं यहां से वॉक करके पैदल जाना चाहूं पटना, तो मेरे हिसाब से अगर 900 किलोमीटर है और डेली का हम 20 किलोमीटर भी चलते हैं तो समथिंग 1 महीना से तो ज्यादा लग जाएगा। सही है? हमें पटना पहुंचने में पैदल 1 महीने से ज्यादा, बाइक से जाता हूं तो 4 दिन है, साइकिल से जाता हूं तो 15 दिन, मोटरसाइकिल से जाता हूं तो 5 दिन, कार से जाता हूं तो कम से कम 3 दिन 2 दिन, ट्रेन से जाता हूं तो 14 घंटा और प्लेन से जाता हूं तो मुश्किल से 1.15 यानी 1 घंटा 15 मिनट हार्डली है। जाना सर एक ही जगह है। एक आदमी को 1 महीना लग रहा है, एक आदमी को 1 घंटा 15 मिनट लग रहा है। अब जमाना इससे सफर का आ गया है। ये मैं इनकम का ग्राफ बता रहा हूं। अगर आप इससे नहीं करेंगे ना, तो ये है फाइनेंशियल वार्मिंग का एक सर्वे। फाइनेंशियल वार्मिंग का सर्वे ये है कि सन 1940 में जिस घर का इनकम 10 रुपए था उसका घर बढ़िया चलता था, लेकिन ठीक 20 साल बाद ये इंक्रीज हुआ 10 गुना। अब 1940 के बाद क्या आया? 1960, जिसका घर 10 को 10 गुना बढ़ाया तो 100 रुपए में चलने लगा। ठीक 1980 में ये 10 गुना इंक्रीज किया 1000। ठीक 2000 ईस्वी में ये 10 गुना इंक्रीज किया तो 10,000। अब आने वाला है अगली साल 2020, ये जब 10 गुना इंक्रीज होगा तो महीने का कितना पैसा चाहिए? 1 लाख टका। अब 20 साल बाद जो हम लोगों का जिंदगी में मेन बीच पड़ाव आएगा 2040, 2040। अच्छा, यहां तक गलत तो नहीं था ना? तो अगला 10 साल बाद क्या ये 10 गुना इंक्रीज होगा तो गलत होगा? यानी अगला
20 साल बाद आपको 10 लाख रुपए महीने का चाहिए एक बेटर फैमिली लाइफ लीड करने के लिए। आप बताइए, अगर इस रास्ते से हम पहुंचेंगे तो क्या हम पहुंच सकते हैं? मुझे इतने कम टाइम में अगर इस सफर को तैयार करना है तो एक ही व्हीकल है, वो है प्लेन। चलिए, ये तो मुरादाबाद तक था, तो हम पैदल जा सकते हैं, बाइक से जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं। लेकिन अब मुझे यूएसए जाना है, तो कौन सा बाइक जाएगा, तो कौन सा ट्रेन जाएगा? बिना प्लेन का हम जा पाएंगे? यानी कि ये जो सपना है, अवार्ड, रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन, मान सम्मान, फैमिली सिक्योरिटी, ये इस काम से चलिए थोड़ा दिन तक आपका हो भी गया, लेकिन क्या आफ्टर डेथ पेमेंट आपकी कोई नौकरी में, आपकी कोई बिजनेस में, आपकी कोई ऐसी कार्य में मिलेगा? लेकिन यहां से वो मिलेगा। मैंने बस ये चीज को देखा था कि ये गलत नहीं है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये फाइनेंशियल वार्मिंग, ये सर्वे हुआ है। आज भी आप देख लीजिए ना, 2020 आने वाला है, जो इंसान लाख रुपए कमा रहा है वही इंसान के घर में आप देखेंगे वो कार भी है प्राइवेट चलने के लिए, थोड़ा फैमिली लाइफ थोड़ा ठीक ठाक है। इससे नीचे वाले कार का सपना अभी तक नहीं देखा है। लेकिन 1940 में 10 रुपए में भी इस तरह का लाइफ लीड करता था। समझ में आ रहा है? तो ये रास्ता को हमने चुना। यही वजह है कि आज जो इंसान 50 साल में नहीं कर पाता है, वो मैं इसी उम्र में कर चुका हूँ। हाँ, बैठते हैं, कोई दिक्कत नहीं।